सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहने की तो इस दुनिया की, इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मगर उसकी सोच बहुत छोटी है दोस्तों। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो हार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब ये और इनका प्रचार तंत्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या हैं कि ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर विधानसभा ना पहुंचने दो और उसके जरिए वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। और उन्होंने रास्ता किसका अख्तियार किया है? इस शख्स तीरथ सिंह रावत का। मैं आपको बता दूं बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि 4 महीने गुजर चुके थे उनके कार्यकाल को, जब से वो मुख्यमंत्री बने थे। 2 महीने बाकी थे और उन्हें 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सीट से उपचुनाव लड़के जीतकर विधानसभा में जाना था। अब हालात यह है कि तीरथ सिंह रावत इतने ज्यादा अलोकप्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इतनी ज्यादा अलोकप्रिय है कि इन्हें एक भी सीट नहीं मिली जहां से ये लोग तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़वा सकते थे। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तीरथ सिंह रावत अपने आप में अपनी हरकतों की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा अलोकप्रिय थे। और मैं जिक्र करना चाहूंगा कुंभ मेले का। दोस्तों, कुंभ मेले को लेकर इन्होंने कोई भी नियम कानून का फॉलो नहीं किया, अनुसरण नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कुंभ मेले के जरिए कोरोना बहुत तेजी से फैला। और यही नहीं, बाद में कुंभ मेले से जुड़े कुछ घोटाले भी सामने उभर कर आए थे। मगर आज मुद्दा उस घोटाले की चर्चा करने का नहीं। हो क्या रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। क्योंकि बीजेपी ये जनता को तो बता नहीं सकती कि तीरथ सिंह रावत अलोकप्रिय हैं, या वो जनता को यह भी नहीं बता सकती कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर अलोकप्रिय है। वो क्या बता रहे हैं कि देखिए, अगले 2 महीनों में कोरोना के चलते बाय इलेक्शंस या उपचुनाव नहीं हो सकते और जनता फिर से चुनावों के जरिए कोरोना का सामना नहीं कर सकती। इसलिए अब हमने फैसला किया है कि फिर से चुनाव इसलिए नहीं हो सकते, इसलिए तीरथ सिंह रावत जिन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये लोग जनता को इतना मूर्ख समझते हैं। जब कोरोना की भीषण लहर चल रही थी, दूसरी भीषण लहर चल रही थी अप्रैल में, तब इन्होंने पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरला में चुनाव करवाए हुए थे। तब इनको शर्म नहीं आ रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी रैलियां करते थे और रैली में कहते थे कि मेरी नजर जहां भी जा रही है, देखो वहां पर भीड़ ही भीड़ है। तब इन्हें शर्म नहीं आई थी। अब चूंकि तीरथ सिंह रावत आपके लिए शर्मिंदगी का सबब बनते जा रहे थे, अब आप राज्य की जनता को और देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप किसी भी न्यूज चैनल में तीरथ सिंह रावत के नाम पर जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है बीजेपी को, उसको लेकर आप कोई डिबेट होते देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तमाम न्यूज चैनल सिर्फ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर डिबेट कर रहे हैं। मगर तीरथ सिंह रावत के चलते जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, यानी कि पिछले 4 महीने में दूसरी बार या तीसरी बार अब मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा उन्हें। 2 बार ऑलरेडी बदल चुके थे। मगर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको क्या बताया कि ये सोच रहे हैं कि इसी बहाने ममता बनर्जी को भी हम निपटा देंगे। और इनका पूरा प्रचार तंत्र लग गया है कि असल निशाना ममता बनर्जी पर है। क्योंकि इन्हें लगता है कि कोरोना काल है और जाहिर सी बात है कोरोना काल में उपचुनाव नहीं हो सकते, और अगर उपचुनाव नहीं होंगे तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने ही नहीं रह सकती। सरासर झूठ। आज मैं आपको तरीके से बताने वाला हूं कि दरअसल असल स्थिति क्या है। आपके सामने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा
151 ए क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 151 ए साफ तौर पर कहता है कि उपचुनाव या खाली पड़ी सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव करवा देना चाहिए। ममता बनर्जी के पास 6 महीने का वक्त है। 2 मई को नतीजे आए थे, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि ममता बनर्जी के पास 4 नवंबर तक का वक्त है। बड़ा प्रश्न यह कि क्या 4 नवंबर तक चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा सकता? तो मैं आपको बताता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो किन 2 सूरतों में चुनाव नहीं करवा सकता, आपके स्क्रीन पर। मगर ये 2 सूरतों में मान्य नहीं होता। पहला, अगर विधानसभा का सत्र 1 साल या उससे कम बचा हो। दूसरा, अगर चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद यह फैसला कर ले कि राज्य में चुनाव नहीं करवाया जा सकता। सबसे पहले मैं पहले बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा, अगर विधानसभा का सत्र 1 साल या उससे कम बचा हो। अब क्या आप जानते हैं कि चुनाव दरअसल उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ? उत्तराखंड में उपचुनाव इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि 1 साल से कम का वक्त रह गया था। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि 8 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो चूंकि 1 साल से कम का वक्त रह गया था, इसलिए ये लोग यहां पर उपचुनाव नहीं करवा सकते थे। अब दोस्तों, आपको दूसरे पहलू पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र की जो जीभ लपलपा रही है, वो इसलिए लपलपा रही है जो आपके स्क्रीन पर है। अगर चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद यह फैसला कर ले कि इस राज्य में चुनाव नहीं करवाया जा सकता, जिसका अर्थ क्या हुआ कि चुनाव आयोग तो पिट्ठू है ही मोदी सरकार का। ये लोग फैसला करेंगे 4 नवंबर तक कि भाई कोरोना है देश में, इसलिए हम उपचुनाव करा ही नहीं सकते। तो वो सोचते हैं कि इसके बहाने वो ममता बनर्जी को निपटा सकते हैं। गलत। कैसे गलत, मैं आपको बताता हूं। चलिए, अगर मान लिया जाए कि 4 नवंबर तक ये लोग उपचुनाव नहीं करवाने देते, तो ममता बनर्जी क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। वो 1 दिन के लिए अपने किसी विधायक को चीफ मिनिस्टर बना देंगी। 1 दिन बाद वो विधायक जो है इस्तीफा दे देगा और ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगी। बहुत आसान है दोस्तों, ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। मगर यहां 2 चीजें उभर कर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इन्होंने 2 चीजें पहले ही कर दी। पहला क्या किया इन्होंने कि ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया। यह बात अलग है कि कोर्ट ने बाद में उन्हें बेल दे दी। फिर यह शख्स अलपन बंदोपाध्याय, इसको इन्होंने दिल्ली बुला लिया, इसको सजा देने के लिए। अलपन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के खास नौकरशाह थे, चीफ सेक्रेटरी थे। अलपन बंदोपाध्याय ने वापस जाने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज की तारीख में वो ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो 2 घटनाएं मैंने आपको बताई। अब यह तीसरी घटना, इन्हें लग रहा है कि तीरथ सिंह रावत के रास्ते हम ममता बनर्जी को निपटा सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, आप नहीं कर सकते हैं। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि इनके पास चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के जरिए ये लोग लगातार जो हैं नियमों की, दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहना चाहता हूं कि यह देश चलेगा संविधान से, यह देश चलेगा नियम और कानून से, यह देश चलेगा लोकतांत्रिक मूल्यों से। ऐसे नहीं चलता है देश। और अब मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जो बहुत ही शर्मनाक है। आपके स्क्रीन पर यह हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यह हैं शुभेंदु अधिकारी, वो शख्स जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। खबर क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो घोटाला हुआ था उसमें आरोपी हैं। यह बात अलग है कि सीबीआई ने अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और करेगी भी कैसे, क्योंकि बीजेपी में है ये। खबर क्या है दोस्तों, ये दोनों चेहरे, फिर से देखिए इन 2 चेहरों को, तुषार मेहता और शुभेंदु अधिकारी। तुषार मेहता सरकार के नुमाइंदे हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं। शुभेंदु अधिकारी उनके घर पहुंच जाते हैं उनके मिलने के लिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है दोस्तों। कम से कम 2 ऐसी मिसालें हैं जब सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करने के चलते इस्तीफा देना पड़ा था मंत्री को या फिर सॉलिसिटर जनरल को भी, मगर मोदी सरकार चूंकि नियम कानून मानती नहीं है, इसलिए तुषार मेहता क्यों इस्तीफा देंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे को टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और इन 3 चेहरों पर आप गौर कीजिए। डेरेक ओब्रायन जो कि राज्यसभा से टीएमसी के सांसद हैं, सुखेंदु
शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा जो कि लोकसभा सांसद हैं। इन तीनों ने केंद्र सरकार को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि तुषार मेहता को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री आफ्टर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, and advises the government of India and its various organs in crucial legal matters such as Narada and Sharda cases. Such meeting between an accused in grave offences with the learned Solicitor General who is advising such investigating agencies by whom the said accused is being investigative is in direct conflict of interest with the statutory duties of the learned Solicitor General of India. TMC क्या कह रही है और ये बिल्कुल संवैधानिक बात कह रही है कि सोलिसिटर जनरल को भ्रष्टाचार में लिप्त एक नेता से नहीं मिलना चाहिए था। दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए। आप देख सकते हैं कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल हरिन रावल पर इस्तीफे का दबाव है और इस्तीफे का दबाव क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं यूपीए सरकार में मंत्री अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को 2013 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार ने कथित कोयला घोटाले में एडिशनल सोलिसिटर जनरल हरिन रावल से मुलाकात की थी। इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मगर 2013 वो वक्त था दोस्तों जब यह देश संविधान के हिसाब से चलता था, लोकतांत्रिक मायनों के हिसाब से चलता था। इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, 1992 में उस वक्त के जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे वो एक घोटाले के आरोपी से उन्होंने मुलाकात कर ली थी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यह बात पता चल गई और यह बात वहां पर उठी। उसके बाद 1992 में भी एएसजी यानी कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल को इस्तीफा देना पड़ा था। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार संवैधानिक मान्यताओं से नहीं चलेगी? बताइए। सरकार चलाने की कुछ नीतियां होती हैं, कुछ नैतिकता होती है, क्या वो नहीं चलेगी उस हिसाब से? तुषार मेहता अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? तुषार मेहता इस बयान में कह रहे हैं कि वो मेरे घर आए थे मगर मैं उनसे मिला नहीं, वो चाय पीकर चले गए। अरे देश की जनता को इतना मूर्ख समझे हो क्या तुम लोग? हैं? कुछ भी कहते रहते हो तुम लोग। शुभेंदु अधिकारी मिलने क्यों पहुंचे एएसजी से? तुषार मेहता से मिलने क्यों पहुंचे वो मुझे बताइए। तुषार मेहता अपने पद से इस्तीफा क्यों ना दें? आखिर मोदी सरकार इस बात से अपना मुंह कैसे मोड़ सकती है? ये दोनों खबरें बताने का मकसद क्या था आपको? ये दोनों खबरें बताने का मकसद यह था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, 4 नवंबर को ये लोग पश्चिम बंगाल में एक खेला करने की कोशिश करेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे ममता बनर्जी को परेशान करें, मगर ममता बनर्जी सुरक्षित हैं। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने बार बार इनके नहले पर दहला दिया है। ये चाहे जो मर्जी कर लें, ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हां, संविधान को दफन करके ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मेरी ये बात गलत साबित होगी और यह सरकार कर ही रही है। और दूसरी बात, तुषार मेहता जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं, भ्रष्टाचार के एक आरोपी से मिल रहे हैं जो अप्रत्याशित है। इससे पहले जब भी ऐसा हुआ, इस्तीफा देना पड़ा है मंत्री को, इस्तीफा देना पड़ा है एडिशनल सोलिसिटर जनरल को, तो क्यों नहीं मांगा जा रहा है यहां पर इस्तीफा? शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं बताइए? दुख की बात यह है दोस्तों, चाहे तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हो, चाहे यह बड़ा घटनाक्रम हो। मैंने आपको बताया 2013 में एबीपी न्यूज इसे किस तरह से उठा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुषार मेहता और शुभेंदु अधिकारी की जो मुलाकात हुई, यह मुद्दा मीडिया क्यों नहीं उठा रहा है? तीरथ सिंह रावत अब तीसरा मुख्यमंत्री मिलने वाला है 4 महीने में उत्तराखंड को। यह मुद्दा न्यूज चैनल्स क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें फरमान आ चुका है भारतीय जनता पार्टी आला कमान की तरफ से कि हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी इस मुद्दे को उठाने की। और टारगेट किसे कर रहे हैं लोग? पंजाब को कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि मुद्दा बड़ा है। आज की तारीख में पंजाब के अंदर विपक्ष धराशायी है, मगर कांग्रेस अपनी नासमझियों के चलते एक परात में सत्ता देने को तैयार है विपक्ष को। क्यों? क्योंकि वहां पर अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर, चाहे विपक्ष की जो भी हालत हो, क्या मीडिया अपने कर्तव्य से पीछे रह सकता है? और मीडिया का एक और कर्तव्य दोस्तों जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, बहुत बड़ी खबर है।
फ्रांस के अंदर रफाल घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करते हुए। और आप जानते हैं यह जांच क्यों हो रही है? जांच इसलिए हो रही है क्योंकि अनिल अंबानी, इस शख्स अनिल अंबानी और डासो के बीच समझौता होता है मार्च 25, 2015 को। मार्च 25, 2015 को समझौता होता है, मगर इन दोनों के बीच में मुलाकात, यानी कि मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में मुलाकात होती है 15 दिन बाद। यानी कि दोनों देशों के बीच जो समझौता होता है उससे पहले ही मुलाकात हो गई होती है। और मैं आपको बता दूं, रफाल घोटाले पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1 जो कुछ दिनों पहले सामने उभर कर आया था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया, मगर जैसे मैंने कहा मीडिया ने उसे पूरी तरह से दफन कर दिया। मैंने अपने कार्यक्रमों में इसे उठाया था, मगर कुछ ही पत्रकार इसे उठा रहे हैं, लिहाजा इसे बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। खबर क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फ्रांसीसी समाचार पोर्टल मीडिया पार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA ने खुलासा किया है कि रफाल की निर्माता कंपनी डासो एविएशन ने एक बिचौलिए को 11 लाख यूरो का कथित तौर पर भुगतान किया था। रिपोर्ट में भारतीय रक्षा कंपनियों के मालिकों के कथित रक्षा एजेंट सुषेन गुप्ता से बेहद करीबी संबंध हैं, जो ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में CBI की जांच के घेरे में है। इस मुद्दे पर अब तक रक्षा मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ ही महीनों पहले की बात है दोस्तों, और अब फिर से आपके स्क्रीन पर रफाल घोटाले की जांच वहां पर एक फ्रांसीसी जज करने वाले हैं। खबर यह कह रही है, सेटबैक फॉर मोदी मैक्रोन एज फ्रेंच जज ओपन्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू रफाल डील विद इंडिया। आपराधिक जांच शुरू हो चुकी है। अगर हालात सामान्य होते ना दोस्तों, तो इस पर भारत में किसी ना किसी से इस्तीफा मांगा जाता। प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे पर शुरू से लगे हुए हैं। कई सवाल उठते गए, मगर उसे खारिज करते गए। यह मामला अदालत भी पहुंचा, मगर खारिज कर दिया गया। यह बात अलग है और यह इत्तेफाक हो सकता है, मैं लिंक नहीं कर रहा हूं। जिस जज ने यह फैसला दिया था, बाद में वो राज्यसभा के रास्ते जो हैं भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच गए थे। इन दोनों में कोई लिंक नहीं है। तो अब आपराधिक जांच के आदेश दे दिए गए। एक बहुत बड़ी खबर है, इसकी गूंज आप कहीं सुन रहे हैं? मुझे बताइए। यह पहली बार इसकी चर्चा हम यहां बेबाक में द लाइव टीवी में कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा घोटाला है, मगर इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। कितने शर्म की बात। खबर क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। In a development that will reignite demands in India for an independent probe into controversial Rafale deal, a French judge has been appointed to lead a judicial investigation into alleged corruption and favoritism in the 7.8 billion euro sale to India of 36 fighter aircraft, the French website Mediapart said in a report on Friday night. शुक्रवार रात की खबर है, आज शनिवार है। मैं पूछना चाहता हूं, इस खबर पर कितने न्यूज चैनल्स चर्चा कर रहे हैं? बताइए बताइए। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, बेशक फ्रांस में इस बात की जांच शुरू हो चुकी है, आपराधिक जांच शुरू हो चुकी है, मगर ना आप यहां पर उसकी कोई गूंज सुनेंगे, ना कोई जवाबदेही होगी। आज इस कार्यक्रम का मकसद ही यही था। चाहे तीरथ सिंह रावत मामला हो, उसके बाद जिस तरह से तुषार मेहता ने मुलाकात की शुभेंदु अधिकारी से, और अब ये रफाल मामला, यहां पर कहीं पर ना जवाबदेही तय की जाएगी, ना संविधान की इज्जत की जाएगी, और इसी तरह से देश के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाती जाई रहेंगी। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।